हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमने प्रवक्ता स्क्रीनिंग से संबंधित एक विशेष सीरीज चलाई हुई है, जिसके क्रम में हमने अपना पहला अध्याय यानी भारतीय शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म कर दिया है और इसके बाद हमारा दूसरा अध्याय यानी कि शिक्षा दक्षता एवं संप्रेषण स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमने अपनी पिछली वीडियो में शिक्षण कौशल के बारे में डिस्कस किया था। आई होप कि वो वीडियोज़ आपको अच्छी लगी होंगी। आज की हमारा जो नया टॉपिक है वो है शिक्षण विधियाँ एवं प्रविधियाँ। ये टॉपिक दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें कई सारी विधियाँ हैं जिनको बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो ये वीडियो पूरी अंत तक देखिएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण विधियाँ एवं प्रविधियाँ। ओके, शिक्षण विधिया से हम क्या समझते हैं? देखिए, जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है वही शिक्षण विधि कहलाती है। ओके, देखिए दोस्तों, शिक्षण के लिए हमें विभिन्न शिक्षण विधियों की आवश्यकता पड़ती है। एक कुशल शिक्षक को अपने विषय की विभिन्न विधियों का न केवल ज्ञान होना चाहिए, अपितु उसे उसका प्रयोग भी कुशलता पूर्वक करना आना चाहिए। ओके, तो कुशल शिक्षक कब बनेगा? जब उसे विभिन्न विधियों का ज्ञान होगा अपने विषय से संबंधित, और उसे उनके प्रयोग को कुशलता भी प्राप्त होगी, यानी वो उनका प्रयोग करना भी कुशलतापूर्वक जानेगा, तभी जाके एक शिक्षक कुशल बन सकता है। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि जो शिक्षण विधि है उस पद का प्रयोग बड़े व्यापक अर्थ में होता है। ओके, इसके अंतर्गत अनेक प्रणालियां एवं योजनाएं सम्मिलित होती हैं। ओके, लेकिन कभी कभी लोग युक्तियों को ही विधि मान लेते हैं, परंतु ऐसा करना भूल है, क्योंकि जो युक्तियां हैं वो शिक्षण विधियों का ही अंग होती हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। देखिए, शिक्षण युक्तियां शिक्षण विधि का ही अंग होती हैं। ओके, शिक्षण नीतियां अलग होती हैं, विधियां अलग होती हैं, युक्तियां अलग होती हैं। लोग इनको समानार्थी के रूप में प्रयोग करते हैं, ये सब अलग अलग है। ओके, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि युक्तियां ही शिक्षण विधि का अंग होती हैं। कभी भी वो संपूर्ण विधि नहीं हो सकती। एक ही युक्ति अनेक शिक्षण विधियों में प्रयुक्त हो सकती है। ओके, अब दोस्तों बात करते हैं इनकी डेफिनेशन के बारे में। देखिए, शिक्षण नीतियां क्या होती हैं? शिक्षण नीतियां शिक्षक द्वारा तैयार ऐसी कौशलपूर्ण व्यवस्था है जो विद्यार्थियों में उद्देश्यों के अनुसार व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए की जाती है। ओके, तो शिक्षण नीतियां एक शिक्षक द्वारा तैयार एक ऐसी कौशलपूर्ण व्यवस्था है जिससे विद्यार्थियों में उद्देश्यों के अनुसार व्यवहार परिवर्तन लाया जा सके। तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे, शिक्षण नीतियां काफी व्यापक होती हैं। ओके, इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां क्या होती हैं? जो शिक्षक के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। ओके, तथा उद्देश्यों से संबंधित होते हैं। कौन से उद्देश्यों से? शिक्षण उद्देश्यों से संबंधित होती है। ठीक है ना? यह निर्धारित करती है कि किसी शिक्षक द्वारा विशेष परिस्थिति में या परिस्थिति विशेष में कैसा व्यवहार करता है वो, और कक्षा कक्ष में होने वाली अंतः प्रक्रिया भी इसमें आती है। ओके, तो यह दोस्तों शिक्षण विधियां यह निर्धारित करती है कि भाई शिक्षक किसी परिस्थिति विशेष में कैसा व्यवहार करता है, और इसके अलावा भाई कक्षा कक्ष में जो इंटरैक्टिविटी होती है वो भी इसके अंतर्गत आती है। ओके, अब दोस्तों बात करते हैं शिक्षण युक्ति की। देखिए, मैंने अभी भी कहा कि जो शिक्षण युक्ति होती है वो शिक्षण विधि का अंग होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप प्रयुक्त शिक्षण विधि में आप किस युक्ति का प्रयोग करते हैं? आप व्याख्या युक्ति का प्रयोग करते हैं, दृष्टांत का प्रयोग करते हैं, या प्रश्नोत्तर का प्रयोग कर रहे हैं? ठीक है ना? तो आप समझ लीजिए कि भाई शिक्षण युक्ति आपकी क्या है? शिक्षण विधि का अंग है। तो आप जैसे आपके पास कोई भी प्रयुक्त शिक्षण विधि है, लाइक आप व्याख्यान विधि का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक, तो आप उसमें व्याख्या युक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, या प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो प्रश्नोत्तर विधि में आप प्रश्नोत्तर पूछ रहे हैं तो वो आपका क्या है? एक तरीके से युक्ति है। इसी तरह से दृष्टांत विधि होती है, उसमें आप दृष्टांत का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है ना? तो आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं? एक शिक्षण युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं शिक्षण विधि में। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई शिक्षण विधि व्यापक है, जबकि शिक्षण युक्ति उसका अंग है। इसके बाद दोस्तों शिक्षण कला तथा विज्ञान दोनों है। देखिए दोस्तों, पूर्व में धारणा थी कि शिक्षक जन्म से ही प्रभावी होते हैं। ओके, और यह धारणा आज के वैज्ञानिक युग में बदल गई है। देखिए, वर्तमान में शिक्षण के लिए मुख्यतः उद्देश्यों,
विषय वस्तु तथा शिक्षक विद्यार्थी संबंधों को ध्यान में रखते हुए अनेक शिक्षण विधियां व सहायक सामग्री उपलब्ध है, ओके, जिन्हें शिक्षण प्रशिक्षण द्वारा प्रभावी रूप से प्रयोग में ला सकता है तथा शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बना सकता है। ओके, तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि भाई पहले की तरह पे शिक्षक ही प्रभावी है, यह धारणा आज के समय पे बदल चुकी है। ओके, तो इसलिए शिक्षण कार्य को कला तथा विज्ञान दोनों की तरह माना गया है। ओके दोस्तों, आज के समय पे जिस तरह से शिक्षा को बाल केंद्रित किया गया है, तो किसी भी शिक्षक को शिक्षण विधि का चयन करते समय बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है ना। तो उसको क्या क्या ध्यान देना चाहिए उनके बारे में अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई शिक्षण विधि का चयन करते समय क्या क्या शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, शिक्षण विधि सबसे पहले शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होनी चाहिए। ओके, शिक्षण विधि आप इस तरीके की यूज करें जो कि शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक हो। ओके, इसके बाद देखिए, शिक्षण विधि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने वाली होनी चाहिए और इसके अलावा वैज्ञानिक विधि से कार्य करने का प्रशिक्षण देने वाली भी होनी चाहिए। उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करे और उनको वैज्ञानिक विधि से कार्य करने के लिए प्रेरित करे या उनको प्रशिक्षित करे। ओके, इसके बाद शिक्षण विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हो, यानी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन करने वाली हो, यानी कि विद्यार्थियों की योग्यता स्तर, रुचि व आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली हो। ओके, इसके बाद अगला सजीव वातावरण बनाने में सहायक, अर्थात प्रजातांत्रिक विधि हो जिससे विद्यार्थियों को अंतःक्रिया के अधिकाधिक अवसर देने वाली व उत्साहवर्धन वाली हो। कहने का मतलब यह है कि अगर सजीव वातावरण होगा तो बच्चे ज़्यादा इंटरैक्टिविटी करेंगे, ओके, और उत्साहवर्धन उनमें बना रहेगा। तो उत्साहवर्धन होगा तो ऑफकोर्स वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। ओके, अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको बोलते हैं करके सीखना के सिद्धांत, यानी करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित हो, यानी क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित हो। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला व्यवहारिक होनी चाहिए। शिक्षण विधि सबसे इंपॉर्टेंट है कि व्यवहारिक होनी चाहिए, उसमें व्यवहारिकता होनी चाहिए, उसे आसानी से प्रयोग में लाया जा सके। ओके, अगली पॉइंट कि उस शिक्षण विधि को क्या होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए, ना कि स्थिर। ओके, इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट सर्वांगीण विकास के अवसर देने वाली। सर्वांगीण विकास का मतलब यह है कि वह विधि विद्यार्थियों के मानसिक गुणों का ही विकास ना करे, उसके साथ साथ उनके शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक गुणों का भी विकास करे। ओके, इसके बाद दोस्तों जो विधि है वो सरल व स्पष्टता लाने वाली हो, सरल हो, स्पष्ट हो। ओके, यानी आपने शिक्षण सहायक सामग्रियों के माध्यम से सरल व स्पष्टता लाने वाली हो, जिससे शिक्षक व विद्यार्थी दोनों ईमानदारी व आत्मविश्वास के साथ शिक्षण प्रक्रिया में भाग लें। ओके, तथा विद्यार्थियों में ये रटने की जो प्रक्रिया है उससे दूर करने वाली हो। ओके, तो आप जब शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेंगे, शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करेंगे तो वह सरल व स्पष्टता लाने वाली हो, ठीक है ना, जिससे कि दोनों जो शिक्षक और शिक्षार्थी हैं दोनों ईमानदारी व आत्मविश्वास से शिक्षण प्रक्रिया में भाग ले सकें और उनसे रटने, जो हम कहते हैं ना कि भाई रट्टू तोता, उसकी जो प्रवृत्ति होती है आजकल के बच्चों में, उससे उसको दूर ले जाए। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों शिक्षण विधियों के वर्गीकरण की। शिक्षण विधियों को उनके प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार से दोस्तों वर्गीकृत किया गया है। कुछ शिक्षाविदों ने इन्हें जनतांत्रिक व प्रभुत्ववादी, कुछ लोगों ने इनको प्राचीन व आधुनिक शिक्षण विधियों में, ठीक है ना, कुछ शिक्षाविदों ने मौखिक एवं क्रियाधारित विधियों में विभक्त किया है। लेकिन आज के जमाने में दोस्तों सबसे ज्यादा जो सही इसका वर्गीकरण होगा, एक होगा शिक्षक केंद्रित, दूसरा होगा बाल केंद्रित। ओके, हम इसको कई तरह से वर्ग में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि प्राचीन, नवीन, ओके, जनतांत्रिक, प्रभुत्ववादी, ओके, इस टाइप की विधियां, मौखिक व क्रियाधारित विधियों में हम इसको विभक्त कर सकते हैं। लेकिन आज के समय पे हम इसको शिक्षक केंद्रित और बाल केंद्रित विधियों में हम इनको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। हम समझते हैं कि भाई जो शिक्षण विधियां हैं कौन सी शिक्षक केंद्रित होंगी और कौन सी बाल केंद्रित होंगी। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि भाई शिक्षक केंद्रित विधियों के बारे में कि शिक्षक केंद्रित विधि क्या होती है। शिक्षक केंद्रित से ही जैसे आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें शिक्षक मुख्य होता है, विद्यार्थी गौण हो जाता है। ओके, मतलब शिक्षक प्राइमरी है जबकि विद्यार्थी आपका सेकेंडरी है। ये जो विधियां हैं दोस्तों वर्णनात्मक टाइप की होती हैं।
ओके। इसमें केवल मौखिक संप्रेषण होता है। ओके। इसमें शिक्षण में औपचारिकता की मात्रा अधिक होती है। विद्यार्थी इसमें निष्क्रिय श्रोता होते हैं। केवल इसमें शिक्षक सक्रिय रहता है, विद्यार्थी इसमें बैठे रहते हैं निष्क्रिय श्रोता की भांति, यानी सुनते रहना है उनको चुपचाप। ओके। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखो, विद्यार्थी के विचारों, सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी आदि के लिए कोई स्थान नहीं होता है। ओके। इसमें आप अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते, आपका क्रिएटिविटी भी इसमें काम में नहीं आती है। ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि यह केवल स्मृति स्तर व पुनः स्मरण पर ध्यान देते हुए विद्यार्थियों को ज्ञानात्मक स्तर का ही ज्ञान दिया जाता है। हम इसमें माना जाता है कि जो बच्चे हैं वो पहले से ही काफी कुछ जानते हैं। ओके। हमें मानते हैं कि उनका स्मृति स्तर अच्छा होगा और उन्होंने पहले से काफी चीजें पढ़ी हुई हैं, तो उसके आधार पर ही उनको ज्ञानात्मक स्तर का ज्ञान दिया जाता है। ओके। तो ये है आपकी शिक्षक केंद्रित विधियां। शिक्षक केंद्रित विधियां जैसे कि एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। सबसे पहले आती है व्याख्यान विधि, जो कि सबसे प्राचीन विधि में से एक है। फिर आती है पाठ्य पुस्तक विधि, ओके, कहानी विधि, व्याख्यान प्रदर्शनी विधि आदि। तो ये आपकी हैं शिक्षक केंद्रित विधियां। अब बात करते हैं दोस्तों बाल केंद्रित विधि की। बाल केंद्रित विधि में बालक को शिक्षण का केंद्र माना जाता है। ओके। इसमें बालक की आवश्यकताओं, रुचि स्तर, सृजनात्मकता आदि सभी का ध्यान रखा जाता है। ओके। यानी बालकों को भी उनकी रुचि और उनकी क्रिएटिविटी सबका ध्यान रख के ही ये शिक्षण विधियां आज के समय पे बनाई गई हैं। ओके। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि बालक को सक्रिय रखा जाता है और उनको स्वतंत्रता पूर्वक सीखने की आजादी मिलती है। ओके। स्वतंत्रता पूर्वक अध्ययन का उनको मौका मिलता है और बालक हमेशा क्या रहता है, सक्रिय रहता है। ओके। इसके बाद शिक्षक की जो भूमिका होती है वो इसमें सिर्फ एक मार्गदर्शक की भांति होती है, यानी वो क्या करेगा, अधिगम परिस्थितियों को उत्पन्न करेगा और वो बच्चों का मार्गदर्शन करेगा। ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित होती है, यानी करके सीखने के सिद्धांत पर ये आधारित होती है। दोस्तों देख लेते हैं कि इसके क्या क्या उदाहरण हैं, जैसे कि परियोजना विधि, यानी कि इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट मेथड, समस्या समाधान विधि, आगमन निगमन विधि, ओके, खेल विधि, अन्वेषण विधि, प्रयोगशाला विधि, ह्यूरिस्टिक विधि और पर्यवेक्षण विधि आदि। तो दोस्तों ये था शिक्षण विधियों का वर्गीकरण शिक्षक केंद्रित और बाल केंद्रित के आधार पे। तो दोस्तों अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ शिक्षक केंद्रित विधियों को। ओके। तो सबसे पहले शिक्षक केंद्रित विधि है दोस्तों व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि यह सबसे प्राचीन विधि है और खासकर ये उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होती है। ओके। इसमें शिक्षक यह मान के चलता है कि विद्यार्थी सीखे जाने वाली विषय वस्तु या संबंधों को समझने की योग्यता रखता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, हम जानते हैं, हम सोचते हैं कि भैया बच्चा जो विषय वस्तु है उसको समझने की पहले से ही योग्यता रखेगा तो हम उसको व्याख्यान देते चले जाएंगे और उसको एक निष्क्रिय श्रोता की भांति सुनते रहना पड़ेगा। ओके। तो हमने इसके बारे में पहले भी अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया है कि भाई व्याख्यान होता क्या है। व्याख्यान एक्चुअली तथ्यों, सिद्धांतों का स्पष्टीकरण है जिसे शिक्षक चाहता है कि उसका सुनने वाला उसको समझे। ओके। अब दोस्तों डिस्कस करते हैं व्याख्यान विधि के गुणों के बारे में। दोस्तों यह उच्च कक्षा हेतु अति उपयोगी विधि है जो कि हमने डिस्कस किया। इसके अलावा यह समय, परिश्रम व धन की दृष्टि से कम खर्चीली है। इसमें समय, परिश्रम व धन की बचत होती है। ओके। इसके बाद एक समय में विद्यार्थियों के बड़े समूह का शिक्षण किया जा सकता है। ओके। इसके बाद देखिए यह विद्यार्थी को सुनने व ध्यान लगाने में प्रशिक्षित करती है, यानी विद्यार्थी को सुनने और ध्यान लगाने की योग्यता बढ़ती है। ओके। इसके बाद देखिए यह तर्क शक्ति का भी विकास करती है और इससे विषय का तार्किक क्रम भी बना रहता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट इसके गुण हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे। ओके। अब दोस्तों बारी आती है इनके दोष की, यानी व्याख्यान विधि के क्या क्या दोष हैं। जैसे कि मैंने बोला उच्च कक्षा के लिए अगर उपयोगी है तो निम्न कक्षा के लिए अनुपयोगी है। बच्चों को आप लेक्चर नहीं दे सकते। ओके। छोटे छोटे बच्चे हैं वो आपके करके सीखते हैं, जब तक उनके सामने कोई चीज़ों का आपका मॉडल नहीं आएंगे या प्रोजेक्ट नहीं आएंगे तब तक वो चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे। ओके। तो इसके बाद विद्यार्थी आपके
निष्क्रिय श्रोता रह जाते हैं। ओके, यानी कि वो सिर्फ सुनते रह जाते हैं और करके सीखने का जो सिद्धांत है उसकी अवहेलना हो जाती है। ओके, तो यह केवल स्मृति पर केंद्रित है ना, यानी बच्चों के पूर्व ज्ञान पर केंद्रित है। तो यहाँ पर ये इसका बहुत ही महत्वपूर्ण दोष है। ठीक, इसके अलावा देखिए इसमें ध्यान अधिक समय तक केंद्रित नहीं हो पाता है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। आप बड़े बड़े बच्चे जब ध्यान नहीं दे पाते, जो भाई छोटे बच्चे कैसे दे पाएंगे इतने लंबे समय तक ध्यान ना, तो काफ़ी समय तक ध्यान आप केंद्रित नहीं कर पाते, रुचि नहीं रह पाती। ओके, और मौलिक चिंतन के अवसर प्राप्त नहीं हो पाते। ओके, इसमें सैद्धांतिक ज्ञान पर अधिक बल दिया गया है, यह प्रभुत्ववादी विधि है। ओके, यानी इसमें एक शिक्षक का प्रभुत्व है, उसने बस वो खड़ा है आगे से और बच्चों को उसको सुनना है, यानी शिक्षक का प्रभुत्व है कि आप चुपचाप सुनते रहो। तो ये इसके बड़े दोषों में से एक है। ओके, तो ये थी दोस्तों व्याख्यान विधि। दोस्तों इसके बाद आती है कथन विधि। देखिए ये भी व्याख्यान विधि के ही समतुल्य है, बिल्कुल आप इसको उसी का पर्यायवाची टाइप का मान सकते हैं कथन विधि। इसमें बस बच्चों को कथन सुनाए जाते हैं अलग अलग। ओके, और ये भी व्याख्यान विधि के ही समतुल्य है। तो कथन विधि व्याख्यान विधि को कई जगह पे समानार्थी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ओके, तो क्योंकि व्याख्यान विधि में कई सारी कमियां थी, तो जो हर्बर्ट स्पेंसर है उन्होंने बोला भी था कि बच्चों को कम से कम बतलाना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक स्वतः ज्ञान से सीखना चाहिए। व्याख्यान विधि और कथन विधि दोनों में कमियों को देखते हुए हर्बर्ट स्पेंसर ने ये कथन दिया था, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। ओके, इसके अलावा इन्होंने 5 सोपान माने थे कथन विधि के। सबसे पहले उन्होंने बोला था प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तुलना या सिद्धांत स्थापना, आवृत्ति और प्रयोग। देखिए 5 सोपान कथन सिद्धांत में या कथन विधि में हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा दिए गए थे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो क्या क्या 5 सोपान है? प्रस्तावना आप किस तरीके से देते हैं, प्रस्तुतिकरण क्या करते हैं, फिर उसके बाद तुलना सिद्धांत स्थापना, फिर आवृत्ति, ओके यानी फ्रीक्वेंसी, एंड फिर उसके बाद आता है प्रयोग। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट विधि की ओर। इसके बाद दोस्तों आती है पाठ्य पुस्तक विधि। देखिए दोस्तों यह सबसे सरल विधि है, इसमें शिक्षक व विद्यार्थी दोनों का ही परिश्रम कम हो जाता है। जैसे कि व्याख्यान विधि में सिर्फ शिक्षक को ही कार्य करना होता है। ओके, और इसके बाद जो आगे आने वाली जो विधियां आएंगी उसमें विद्यार्थी पर ज्यादा कार्य होगा और शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक की भांति कार्य करेगा। लेकिन पाठ्य पुस्तक विधि में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों का ही परिश्रम कम हो जाता है। ओके, कक्षा के सभी स्तर में विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाया जा सकता है। ओके, और पाठ्य पुस्तक के प्रयोग के आधार पर इसको 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है। ओके, आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों कि ये तू पढ़ विधि भी कहलाती है, या फिर तू पढ़ मैं सुनूं और समझाऊं विधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। ओके, तो देखिए पाठ्य पुस्तक विधि को 4 प्रकार से डिवाइड किया गया, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये होता है स्मृतिकरण प्रणाली। स्मृतिकरण प्रणाली में दोस्तों पाठ्य पुस्तक को अक्षरशः रटने के लिए कहा जाता है। ओके, शिक्षक कहता है बच्चों से कि आप पाठ्य पुस्तक को अक्षरशः जैसे जैसे उसके अक्षर है उसके अकॉर्डिंग आप इसको रटो। ओके, दूसरा होता है वर्णन परीक्षण प्रणाली। वर्णन परीक्षण प्रणाली में शिक्षक विद्यार्थी से कहता है कि आप कुछ पृष्ठ घर से रट के आओ और वह कक्षा में उनसे वो चीजों को सुनता है। ओके, वर्णन परीक्षण समझिए। वर्णन परीक्षण में क्या है कि भाई शिक्षक विद्यार्थियों को कुछ पृष्ठ घर से रटने के लिए कह देगा। ओके, इसके बाद आता है शिक्षक विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक प्रणाली। इसमें शिक्षक तथा विद्यार्थी साथ साथ पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करते हैं। ओके, और शिक्षक विद्यार्थियों को समझाता चला जाता है। ओके, तो ये तो ज्यादातर चलती है क्लासेस में, क्या बोलते हैं शिक्षक विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक प्रणाली। और इसके बाद अगली आती है उप प्रभाग वर्णन प्रणाली। इसमें एक इकाई को कई उप प्रभागों में विभक्त कर विद्यार्थी को गृह कार्य के रूप में दे दिया जाता है, जिसे विद्यार्थी याद करके लिख कर लाते हैं। एक इकाई यानी कोई एक पार्ट है, उसको कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसको विद्यार्थियों को गृह कार्य के रूप में दे दिया, होमवर्क के रूप में, और विद्यार्थी उसको याद करके लेके आते हैं। ओके, तो बड़ा इंपॉर्टेंट विधि है जिसको हम क्या बोलते हैं पाठ्य पुस्तक विधि। अब दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं इसके गुण के बारे में। तो दोस्तों देखिए इसके गुण क्या क्या हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे विद्यार्थियों में स्वाध्याय का विकास होता है। ओके,
समय, श्रम व धन की बचत होती है। देखिए जितने भी शिक्षा केंद्रित विधियां होंगी उसमें आपका समय, श्रम और धन की तो बचत होगी होगी। ओके, इसके अलावा देखिए स्मरण शक्ति का विकास होता है तथा वे सक्रिय रहते हैं। यहाँ पर सक्रियता आ जाती है तो विद्यार्थी में स्मरण शक्ति का विकास होगा, यानी याद करने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी और वो सक्रिय रहेंगे। ओके, इसके बाद दोस्तों देखते हैं इसके दोष। देखिए दोष क्या क्या हैं इसके। दोष में सबसे पहली है कि यह मनोवैज्ञानिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। ओके, यानी ये दोनों सिद्धांतों की अवहेलना करती है। सबसे इंपॉर्टेंट, विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति पनपती है कि बच्चे रट्टू तोते बन जाते हैं। ओके, इसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, व्यक्तिगत सिद्धांत की अवहेलना, व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत की अवहेलना, क्योंकि आप जानते हैं कि हर बंदा डिफरेंट है, उसकी डिफरेंट नीड्स है, उसको डिफरेंट तरीके से पढ़ाए जाने की आवश्यकता होती है। लेकिन सभी विद्यार्थियों को एक ही पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो इसमें भी आपका क्या है कि व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत की अवहेलना हो जाती है। ओके, इसके बाद देखिए पाठ्य पुस्तक उद्देश्य प्राप्ति का साधन मात्र है। हमें जो शैक्षिक उद्देश्य हैं वो उसका साधन मात्र है, लेकिन शिक्षक उसको साध्य मान लेते हैं। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पाठ्य पुस्तक को हम उद्देश्य प्राप्ति का एक साधन होता है, लेकिन शिक्षक क्या करते हैं, उसे ही साध्य मान लेते हैं। ओके, यानी सारा जो काम होता है वो पाठ्य पुस्तक के आधार पर ही कर लिया जाता है। ओके, इसके अलावा केवल सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है, व्यावहारिक और प्रयोगात्मक ज्ञान का कोई भी स्कोप नहीं होता है। ठीक, तो ये इसके दोस्तों दोष हैं। अब दोस्तों अगली आती है व्याख्यान प्रदर्शन विधि, या इसको हम केवल प्रदर्शन व्याख्यान विधि भी कह सकते हैं। ओके, देखिए दोस्तों ये भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप सर्वाधिक उपयुक्त, व्यावहारिक व उपयोगी विधि है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। देखिए किसी भी वस्तु की रचना व कार्य प्रणाली का वास्तविक रूप से अगर ज्ञान चाहिए तो आपको प्रदर्शन विधि चाहिए। आप प्रदर्शन भी करो और साथ में व्याख्यान भी देते रहो। जैसे अगर आपको बताना है कि कोई मेटल किस तरीके का दिखाई देता है तो आप उसके लिए क्या करते हैं, उसका प्रदर्शन करते हैं, तो उससे उस वस्तु की रचना व कार्य प्रणाली का वास्तविक रूप से ज्ञान आपको हो जाता है। तो आप क्या करते हो, आप सामने मॉडल रख देते हो, तो मॉडल के बारे में आप बताते भी रहते हो और उससे उसकी रचना भी पता लगती है और कार्य प्रणाली। अगर सपोज करो कोई आपका असाइनमेंट है विज्ञान में, खासकर विज्ञानों की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर भी आप कोई प्रयोग है उस प्रयोग के द्वारा भी उसके कार्य प्रणाली को दिखा सकते हैं। या सपोज करो अपने मोटर का ही मोटर कैसे चलती है, उसका किस तरीके से कार्य करती है, तो उसकी कार्य प्रणाली के बारे में भी पता लगता है। तो आप साथ में लेक्चर भी देते रहते हो और बच्चे उसको देखते रहते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आया कि भाई व्याख्यान प्रदर्शन विधि क्या होती है। ठीक, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि विद्यार्थियों को क्रिया के पर्याप्त अवसर भी मिल जाते हैं। ओके, यानी विद्यार्थी भी इसमें सक्रिय हो जाते हैं और उन्हें प्रश्न पूछने व प्रदर्शन में सहायता देने के भी कई अवसर मिलते हैं। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई इसमें किसी घटना, परिस्थिति, वस्तु आदि का दृश्य रूप में विद्यार्थियों के समक्ष प्रदर्शित कर उसे स्पष्ट करना इस विधि का ध्येय होता है। ठीक, इसमें दोस्तों शिक्षक विद्यार्थी के समक्ष वस्तु को प्रदर्शित करता है, स्पष्ट करता है और समय समय पर उनकी सहायता भी लेता रहता है। ठीक, तो दोस्तों अब डिस्कस कर लेते हैं इनके गुण के बारे में। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। ओके, समय व धन की दृष्टि से कम खर्चीली है, क्योंकि जो शिक्षक है वो स्वयं स्पष्ट करता रहता है चीजों को। ओके, विद्यार्थियों को नहीं करना होता है स्पष्ट, बस विद्यार्थियों को भी फिर से बैठ के सुनना होता है। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें केवल एक उपकरण की आवश्यकता होती है। लाइक आप सपोज करो मॉडल लागे तो एक मॉडल इनफ है, आप खुद जाके उसी को एक्सप्लेन करते रहोगे। तो यहाँ पर शिक्षक शीघ्र व कुशलता पूर्वक प्रदर्शन कर जटिल विषय वस्तु को स्पष्ट कर देता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि देखिए आपके सामने एक मॉडल है, आप कोई भी चीज़ डिस्कस कर रहे हो, लाइक आप मोटर के इंडक्शन मोटर के बारे में ही अगर आप डिस्कस कर रहे हो तो आप क्या करोगे, क्योंकि वो जटिल टॉपिक है, तो आप क्या करोगे, उसको कुशलता पूर्वक आप अपनी तरह से बच्चों को समझा दोगे। तो इसमें ऑफकोर्स क्या है कि भाई धन की दृष्टि से भी कम खर्चीली होगी और केवल एक ही उपकरण की आवश्यकता होगी। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए सुनने की अपेक्षा देखी गई वस्तु अधिक समय तक याद रहती है। ये तो सिद्धांत है ही कि आप सुनना की अपेक्षा अगर आप उसको देखेंगे तो आप अधिक समय तक उसको याद रखेंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एक वैज्ञानिक विधि है और वैज्ञानिक सत्यों की ओर प्रेरित करने वाली है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वैज्ञानिक जो विद्यार्थी है
इससे वैज्ञानिक विधि व वैज्ञानिक सत्यों की ओर प्रेरित होते हैं। अब दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं इनके दोष के बारे में। तो देखिए दोष इसमें क्या क्या है। करके सीखने के सिद्धांत की अवहेलना है, क्योंकि इसमें अगेन टीचर ही सारा कार्य कर रहा है, बच्चे सिर्फ देख रहे हैं, तो बच्चों को नहीं मिलता मौका इसमें प्रतिभाग करने का। ठीक, इसके अलावा विद्यार्थी केवल रुचिकर प्रदर्शन में ही सक्रिय रहते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब तक प्रदर्शन रुचिकर नहीं होगा, उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, तब तक बच्चे उसको नहीं देखेंगे। आई बात समझ में? खाली अगर आप आगे खड़े होकर बस दिखा रहे हो और बच्चों को कोई रुचि नहीं आ रही, तो वो उसमें सक्रिय नहीं रहने वाले। ओके, उसमें वो कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ओके, इसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि शिक्षक इसमें सभी कार्य करता है, तो इसलिए अगेन ये आपकी क्या है, शिक्षक केंद्रित विधि है। ओके, फिर इसमें व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत की अवहेलना की जाती है, क्योंकि सभी स्तर के विद्यार्थी एक ही गति से विकास करते हैं, ये इसमें माना जाता है। ये फिर से मैं कहूँगा कि भाई उसी विधि की तरह है कि आपने एक मॉडल दिखाया, सबको एक ही गति से दिखाया। हो सकता है कि किसी को बहुत जल्दी समझ में आ जाए, लेकिन किसी को काफ़ी देर लग जाए उसको समझने में। ठीक, इसके बाद देखिए प्रदर्शन पूर्व तैयारी ना होने पर, अगर आपने पूर्वाभ्यास नहीं किया है और या आपका उपकरण खराब हो गया, तो शिक्षण कार्य आपका क्या हो जाएगा, अप्रभावी हो जाएगा। ठीक, तो अगर आपने पहले से तैयारी नहीं की है या फिर आपका उपकरण खराब हो गया, तो फिर आपको भाई बड़ी दिक्कत आने वाली है। ओके, तो ये है दोस्तों प्रदर्शन एवं व्याख्यान विधि। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने शिक्षक केंद्रित विधियों के बारे में डिस्कस किया। अगली वीडियो में हम जल्दी ही बाल केंद्रित विधियों के बारे में डिस्कस करेंगे। वो वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। उसके अलावा भी हम मिक्स्ड जो विधियां हैं जो कि दोनों तरफ से केंद्रित हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।